हेलो। हम्म, यही था ना। पाई आर बराबर 2 पाई आर, क्योंकि इसकी रेडियन ना पाई आर अर्धवात को, तो इसमें रेडियस चलो वैल्यू रख देता हूँ पाई से आर बराबर 6। और जो स्लेंट हाइट है ना एल, वो एल बराबर 12 स्लेंट हाइट। इससे एच कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर बराबर 144 माइनस 36 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कितना आ गया? 144 25 के 108। तो एच बराबर हो गया 6√3। ठीक है, तो आपकी रेडियस भी आ गई और एच भी आ गया। अब अपन को आयतन निकालना, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 36 एच 6√3। अच्छा, आंसर पाई में देखना, तो ये कट गया 12, तो 12×72 पाई, ये आ जाएगा। एक शंकु के शीर्ष से ऊंचाई के अनुसार दो बराबर भागों में बांटा जाता है। तो उनकी आकृति को, तो ये लिखा किसी शंकु के शीर्ष से ऊंचाई के अनुसार दो भाग बांटना, मतलब ये एच है और ये एच है एक तरह। तो इसका जो आयतन आएगा ना, V1/V2 पूरा, V1 तो ये और ये भी है, ये होता है इसकी हाइट होगी HQ और इसकी टोटल हाइट होगी 2H का क्यूब। मतलब किसी शंकु को अगर काटना है तो अपन को आर की जरूरत नहीं है, वैसे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन आर भी एच के समानुपाती चलता है, तो एच क्यू ले सकते हो आप, एच क्यू और 2H क्यू। आर को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आर बटा एच जो आर का रेशियो होता है वही एच के रेशियो में चलता है, नहीं तो पूरा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर भी एच के समानुपाती हो जाता है इसके अंदर, लेकिन उसी शंकु से काटे तो। अब ये कितना आ गया? 1/8। तो V1 और V2, तो ये V जो आ रहा है वो 8V1 आ रहा है। नहीं? अब पूरा ये V1 है, पूरा 8V1 है, तो इसका कितना होगा? 7 हो गया ना भाई, पूरा आयतन तो 8V1 है और इसका क्या मैंने माना ना V1, तो ये कितना हो गया? 7V1 नीचे। तो इनके आकृति के आयतन, इसका और इसका अंतर पूछा, ये V2 है, तो V2 हो जाएगा V माइनस V1। 7V1, तो अनुपात क्या गया? इन दोनों टुकड़ों 1:7। और वैसे देखो ये और पूरे का अनुपात 1:8 है, तो इसको हटा दो तो 7 ही तो रह जाएगा वो, 1:7 है। हम्म, 8 त्रिज्या के वाले एक गोले में एक आयताकार बक्सा रखा हुआ है। इसके अंदर अपन बक्सा इस तरह रख दें, इस तरह का। तो ये जो मुख्य विकर्ण है, यहां से तक, ये हो गया L² + B² + H² का रूट, ये कहलाता घनाभ का मुख्य विकर्ण, वो हो जाएगा 2R, आर त्रिज्या गोले के अंदर। इस कोने से उस कोने को ऊपर टच करेंगे ना मुख्य विकर्ण, वो लंबाई गोले की त्रिज्या व्यास के बराबर आएगा, ये कंसेप्ट होता है इसके अंदर।
अब लिखो, 8 त्रिज्या के गोले से एक आयताकार बक्सा है, बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 और उसके 12 कोर होती है। 4 तो लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है और 4 ही ऊंचाई। किसी घना में लंबाई 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 ऐसे ही, चौड़ाई नीचे की चौड़ाई उधर की चौड़ाई और ये ऊंचाई, 4 पिलर चारों, इनका योग कितना है? 112। अब इसके अंदर अपन 4 का भाग दे दें, L प्लस बी प्लस एच, 112/4 28। तो ये तो हो गया LBH। और इसने, ये मुझे पता है, और इसने रेडियस पूछी है। LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया 28 का स्क्वायर। ये निकाल लेते हैं। और ये 2 इंटू, अच्छा ये सरफेस एरिया दे रखा है इसका 384 प्लस का। अब ये L स्क्वायर बी स्क्वायर से H स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा आपका टोटल 400, जो इसको इसका स्क्वायर आएगा इसमें घटाओ 400, तो LBH का रूट जो आएगा वो 20 होगा। अच्छा ये मैंने अभी बताया, ये जो होता है इसके अंदर संबंध, ये 2R होता है, तो ये आपका 2R हो गया, तो R बराबर 10 R 10। अरे लाइट तो नीचे जाती आ गई थी तो फिर भी भाग गए। लाइट तो तू नीचे पहुंचा तभी आ गई थी। बोला ले, सही है। हम्म, एक घन है, देखो जब 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 इसको नंबरिंग करो ना तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा करा करो ABCD, फिर लिखना E, इसके सामने FGH, उल्टे सीधे मत करा करो। पहले नीचे वाली सरफेस को कर लिए चारों ABCD, यहाँ से स्टार्ट किया ना, फिर EFGH, ऐसा करा करो हमेशा। ऐसे A इधर लिख दिया, B इधर लिख दिया, C लिख दिया, साइक्लिक होनी चाहिए। ABCD एक घन है। अब DF बताओ उसके अंदर क्या चीज़ होगी? इस D और इधर वाला सरफेस, कहने का मतलब ये वाली उस पीछे वाली सरफेस का तो ये कोना है, और इधर वाली सरफेस बाहर जो निकल रही है उसका कोना ही है, और उल्टा है, मतलब ये वाला हो गया। हाँ A√3 है ये, क्योंकि ये A होता है तो ये मुख्य विकर्ण की लंबाई इस कोने से इस कोने की लंबाई A√3 होती है, तो A√3, ये A मान लिया मैंने। ये आपका हो गया DF। अब देखो दूसरा AG, देखो A कहाँ पर, A नीचे वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस में आपका G, तो ऊपर वाली सरफेस को उस कोने को पकड़ा है इसने, अगर यूं थोड़ी पकड़ा है, ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली, इस वाले कोने से उस वाले कोने को, ये मुख्य विकर्ण हो गया। सामने वाले विकर्ण पहुंच जाए सरफेस से और उसकी जगह दूसरा पहुंच जाए तो मेन डायगोनल हो जाता है वो। तो ये भी क्या हो गया, AG, ये भी A√3 है। और तीसरा C, देखो इस नीचे वाली सरफेस का C और ऊपर वाली सरफेस का E, लेकिन इस वाले पे नहीं पहुंचा, इधर वाला पहुंच गया इधर कोने पे, इस कोने के इस कोने को पकड़ा, तो मुख्य विकर्ण है ना, तो ये भी आपका A√3 हो गया। ये हो गया। अब इनसे क्या बना दिया अपन ना, ट्रायंगल। भुजाओं के बराबर तो ये त्रिभुज की, अब परिगत, अब इसके अंदर क्या, किसकी त्रिभुज की जो परिगत की त्रिज्या होती है वो होती है भुजा अपॉन √3 होती है।
परिगत की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे भुजा का मान तो a√3 आ गया, अपन √3 का भाग दे दिया, कितना आ गया a। अब a, अब पहले वाले घन में a क्या है, मतलब इसकी तो परिगत की त्रिज्या लेकिन इसकी भुजा है, तो कौन सा है, क्योंकि ये जो a आया इसमें इस घन में देखो क्या है, ये भुजा की लंबाई है, घन की भुजा का बराबर। ठीक है। एक अर्धवृत्त और एक वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर है के अंदर बने वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ये a बनेगा। देखो ये r है और ये आपका भी 2r है। ये भी क्या है, त्रिज्या तो सेम ही है दोनों की, त्रिज्या तो सेम है, बस ये अर्धवृत्त है और ये वृत्त है। तो इसमें तो बना दिया मैंने इस तरह का वर्ग a/a का, और ये बना दिया b/b। तो इसमें रिलेशन जो आएगा इसका तो ये हो जाएगा r बराबर है r², सॉरी a/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर का ये होगा मेन डायगोनल, ये और ये पूरा ये है ना, तो इधर आधा इधर बनेगा, आधा इधर बनेगा, a/2 पूरा वर्गाकार बना दिया। इसमें ये आपका 2r है, तो इसमें क्या बनेगा b² + b² बराबर मेन डायगोनल। अब अपन को निकालना क्या है, ये आपका अपन को निकालना a²/b², अपन को रेशियो निकालना a² b² का। भाई वर्ग एरिया तो ए इसका बनेगा ना। अब यहाँ पे देखो a² जो कि r² बराबर 5a² / 4, तो a² बराबर कितना आ गया 4r² / 5, और यहाँ पे 2b² बराबर कितना है 4r², तो b² बराबर कितना हुआ 2r², भाग दे दो a²/b², 4r² / 5 अपॉन 2r², r² से r² काट दो, 2×5 आ जाएगा। अरे दे दे सबको फिर, तो अकेले मतलब दोनों जिम रहे बैठे बैठे, और क्या इसको ठंडे हो जाएंगे, दे दे खाते रहेंगे और पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। अब जब ले ही आए तो खराब ठंडे क्यों कर रहा है, नहीं रुका तो है नहीं, मैं तो बाद में मंगा देता, लेकिन इसको विश्वास नहीं था कि पता नहीं बाद में मंगाए नहीं मंगाए। एक समांतर सस्फलक जिनकी भुजाएं 2, 4, 8 के अनुपात में का आयतन एक घन के आयतन के बराबर है, तदर्थ उन दोनों के सरफेस क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर अपन इसकी भुजा 2, 4, 8 ही मान ले, तो इसका आयतन क्या होगा, और दूसरा आयतन ये एक क्यू मान लो एक बार, तो a बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 64 हो गया, ये 64 का क्यूब, और मैंने इसकी भुजा 2, 4 अनुपात है ना, तो इसकी भुजा 2, 4, 8, तो 2, 4, 8 भी तो रेशो में ही है, तो ये आ जाएगा, ये बराबर 4 आ गया। तो इसका मतलब है इसका आयतन के लिए मुझे घन का भुजा 4 रखनी पड़ेगी घन। अब आ जाता है इनका सरफेस एरिया के अनुपात, तो 2LB बोलो, इन दोनों गुणा, और 2LB 8, फिर इन दोनों का गुणा LBBH, फिर इन दोनों गुणा 16, ये तो इसका सरफेस हो गया।
और घन का कितना होता है 6a², 4 का स्क्वायर। 4 डिसाइड कर दी ना उसके साथ, आयतन आयतन को बराबर का भुजा निकाल दी। अब ये कितना हो गया टोटल बता दो मुझे। 32 और 8 40, 40 और 16 56, 56 दूना 16, 7 112, 7 और 5। ठीक है, एक घन का कुल सरफेस क्षेत्रफल S 6a² बराबर S और V AQ। अब इसमें A और S में संबंध चाहिए ना, तो अपन क्या करें, इस A को एलिमेंट करने का तरीका, इसको तो क्यूब कर लो ऊपर वाले को, तो ये, और इसको कर लो स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये ए क्यू करो तो A6 बन जाएगा और ये स्क्वायर करो तो A6 होगा। इधर लेफ्ट का लेफ्ट में भाग दे दियो, राइट में राइट का भाग दे दियो। तो बेटा चटनी ले लो और खाते जाओ, फिर क्या करो, ये ना इधर सप्लाई कर देना, लेके बैठ गए सारी। ये लो और क्या। अरे तुम बारात में नहीं आई हो, यहाँ पे खा लो भैया, अपने आप ले लो, अपने आप ले लो। हाँ, नहीं ठंडी हो जाएगी क्या फायदा। हाँ कितना हो गया ये बताओ, 216। ये लो, कौन सा आ गया, ये आ गया। ये को एलिमिनेट कर दिया इसके साथ। एक घन का आयतन V है, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग, देखो घन का आयतन, तो V बराबर होता है AQ, तो A बराबर होता है V की पावर 1/3, और घन में 12 भुजाएं होती हैं, और 12 का 12 बराबर होती है, तो 12 ये होता है, तो 12 तो ये लिख दो और ये का मान ये रख दो, 12 ये का मान ये रख दो, तो 12 ये रहती। मैं तो खा लूंगा, टेंशन में, मैं तो इतना लेता नहीं, मेरे तो वैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अधिकतम आकार का एक घन को D व्यास के ठोस गोले से काटा जाता है, मतलब ये अपने पास ठोस गोला है और इससे अपन काट पीट के घन बना रही है अंदर, इस तरह। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये A है, तो A√3 बराबर D, क्योंकि ये D व्यास का गोला है ना, इसका मुख्य विकर्ण की लंबाई क्या होती है, मुख्य विकर्ण की जो घन है, तो इस कोने से उस कोने की लंबाई होती है A√3, A√3 बराबर D व्यास हो गया, तो A कितना आया D3। मतलब कहने का मतलब है, इस गोले को काट के जब घन बनाओगे तो उसकी भुजा की लंबाई D/√3 बनानी पड़ेगी। अब ये कह रहे जब घन बना दिया तो लकड़ी हटाई, तो लकड़ी हटाई तो कितना वेस्टेज हुआ, तो पूरा आयतन लकड़ी का क्या है 4/3 पाई D/2 का क्यू, ये तो पूरी गोले का, और घन बना दिया अपन ने AQ और D/√3 का क्यू, भाई ये पूरा, इसमें से एक घन को निकाल दो तो बाकी वेस्टेज वेस्टेज है, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, इसमें से आ रहा है DQ/3, तो ये जाएगा DQ/3, DQ तो इधर आ जाएगा, तो ये 8, तो ये आ जाएगा π/2, π/2 क्यों आएगा, ये 8 है, 8 से 4 कट जाएगा 2, 8 है ना, 8 में से 4 और 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, D ले लिया, π/2 माइनस, अच्छा यहाँ कितना आएगा, DQ कॉमन ले लिया, A/√3, ये आ जाएगा वेस्टेज लकड़ी, पूरे गोले के आयतन में से इस घन को निकाल दो, बाकी वेस्टेज वेस्टेज है, ये तो बना लिया।
ये आ जाएगा वैसे। मैंने कहा सवाल सीधा कुछ भी नहीं आएगा, किसी भी आयतन पूछो, कुछ ना कुछ घुमाएगा। ये एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए और बी के द्विभाजक ओ पे मिलते हैं। ए बी सी डी, देखो अब ये a बाई 2 हो गया, ये b बाई 2 हो गया, आधा कर रहा है ना, ये पूछा है। तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180। अच्छा ये जो ये अपन इसको क्या कर सकते हैं, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस एंगल ए ओ बी है ना, 180 की जगह मैं इन चारों कोणों का अर्धक कर दूं तो भी तो 180 आएगा। इस कोण का आधा, इस कोण का आधा, चारों कोणों का आधा भी तो 180 होता है। तो अब इसको काट दो, ये काट दो तो क्या आ गया, एंगल ए ओ बी क्या है, सी बाई 2 प्लस डी बाई 2। कोई डाउट, 180 ये भी तो होता है चारों कोणों को, सारे कोणों का अर्धक, तो चारों एक एक कोण 360 होता है, और चारों कोणों का अर्धक 180, वो भी तो 180 है। इस 180 को मैंने ये और लिख दिया 180 लो, नहीं चलो कौन सा आ गया, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी, ये ए बी और ये बी सी है। अब यहाँ पे देखो ये एंगल 70 है ना, जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो इसका ये भुजा ये बराबर, ये त्रिभुज यही ले रहा हूँ मैं अभी, ए बी बराबर है बी सी। हाँ तो ये एंगल कितना होगा इसके सामने होता हो, 70 70 हो गया 55 55, ये वाला त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, ये रहा एबीसी में बाकी दो एंगल, क्योंकि ये एंगल है तो ये आपकी ये ए बी बराबर ए बी के सामने तो, और ये है बी सी, सही है ना, इसके सामने भुजा, हाँ बराबर हो गया, सही पूछो। हाँ अब पूछा ए सी डी में, ए सी बराबर सी डी, ए सी ये भुजा और इधर से ए सी हो रहा, तो इसके सामने एंगल ये आपका अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया। अच्छा ये एंगल है आपका 55, तो ये बता दो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 125। अब ये दोनों बराबर है, 2 अल्फा प्लस 125 बराबर 180, तो 2 अल्फा बराबर 55, तो अल्फा बराबर 27.5, और ए डी सी पूछा इसने, ए डी सी ये पूछा, नहीं लो। एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी आर बराबर 6 सेमी, पी क्यू आर, पी आर पी से 3 सेमी की दूरी पर पी क्यू भुजा पर, पी से 3 यहाँ पे दूरी पर एक बिंदु एस है। अच्छा पी आर दे रखा है इसने 6, और पी से 3 सेमी की दूरी पर पी क्यू भुजा पर यह 3 यहाँ तक, और आर एस को मिला दें यार, बना पी आर एस, पी आर एस ये एंगल ये किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर, पी क्यू आर, इसका मतलब ये अल्फा है तो ये अल्फा है, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी, पूरी लंबाई। तो इसके अंदर देखो एक ट्रायंगल तो आप ये लो पी एस आर, और एक ट्रायंगल ले लो पूरा पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है, बता सकते हो कैसे, समरूप है। ये एंगल ऐसा है, थीटा ले दिया, ये थीटा इस छोटे एंगल में भी वही है
पी एस आर के अंदर और वही पी क्यू आर में भी है। एक तो एंगल बराबर हो गया और इसका अंदर ये अल्फा मैच कर गया। अब तीसरा एंगल और इक्वल कर दो। तीसरा एंगल कौन सा बचेगा? ये बीटा। और इस पूरे में क्या बनेगा? ये बीटा पूरा, क्योंकि ट्रायंगल मैंने छोटा पूरे से कंपेयर किया है दो एंगलों। अब जब त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन होते तो संगत भुजा समानुपाती होती है। तो संगत भुजा देखो कौन कौन से वही काम में लेना। तो सबसे पहले देखो ये छोटे कोण के सामने ये 6, ठीक है। ये किसके सामने? बीटा के सामने। अरे बीटा के सामने है ना, छोटे के लिए तो 6। तो अब बड़े बीटा के सामने वाली पी क्यू, ठीक है। अच्छा दूसरा ये 3 किसके सामने? अल्फा। और इस अल्फा के सामने 6। क्या करा मैंने? अरे मेरे को दो भुजा वही काम में ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने भुजा ली है 6। ये 6 किसके सामने? अल्फा के सामने। इस अल्फा के सामने 3। दोबारा बताऊंगा। सेम कौन के सामने? अब ये देख लो पी क्यू कितना आ रहा है? 12 आ रहा। बस कुछ ही नहीं करना, ये सिमलेट ट्रायंगल में संगत भुजा समानुपाती कर दो। संगत भुजा ये मैंने एक त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र, देखो क्या होता है, ये लंब केंद्र, ये परिकेंद्र और केंद्रक हमेशा हर त्रिभुज में सीध में होते हैं। हर त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज में तीनों हमेशा सीध में रहते हैं। और केंद्र हमेशा इसको 2:1 में बांटता है हमेशा। थ्योरम है ये। हर त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्र और परिकेंद्र हमेशा एक सीध में रहता है और केंद्रक लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में बांटता है। तो ये लेकर केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 6। अब 6 को 2:1 में बांट लो तो ये दूरी कितनी होगी? 2 और ये हो जाएगी 4, तो 2 हो जाएगी। केंद्र को परिकेंद्र 2:1 हमेशा त्रिभुज में होता है 2:1। कुल दूरी है ना लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी 6 और ये केंद्र का हमेशा हर त्रिभुज में। और समबाहु त्रिभुज हो जाए और समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो चारों आ जाता है, फिर अंत केंद्र भी सीध में आ जाता है। और समबाहु में तो चारों संपाती हो जाते हैं, चारों केंद्रीय संपाती हो जाते हैं, एक ही जगह आ जाते हैं। लेकिन हर ये प्रत्येक त्रिभुज की थ्योरम है, तीनों एक सीध में। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं। अब वृत्त को स्पर्श करती है तो एक सिंपल थ्योरम है इसके अंदर, तो आमने सामने वाली भुजाओं का योग इक्वल टू इससे होता है। ए बी कितना देर का? 6, सी डी 5, बी सी 7। अब इन दोनों का जोड़ हमेशा इन दोनों जोड़ बराबर होता है तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अगर किसी वृत्त को अंतःस्पर्श वृत्त है तो हमेशा इसका इसका योग इक्वल टू इसका स्क्वायर हो। और भार हो तो अगर ऐसा हो उल्टा हो जाए तो इन दोनों कोण 180 होता है हमेशा इसमें। भार होता तो इन कोण 180 होता है हमेशा, अंतर्वृत्त की शर्त। तो यहाँ तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी होता है। ये तो यहाँ तो ये होता है, ध्यान है ना इस शर्त में। और यहाँ पे होता है अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। अगर ये है तो ये होता है, ये होता है, ये तो दोनों शर्त दोनों। और अगर दोनों शर्त फॉलो हो रही है, जैसे अब वर्ग में अंतर्वृत्त, और अंतर्वृत्त भी चारों भुजा को टच करता है और परिगत भी चारों शीर्षों से गुजरता है। असमान भुजाओं क्या है? असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ए बी सी डी विकर्ण लंबवत है। ए बी सी डी ये आपका असमान भुजा को बना दिया मैंने। अब ए सी ये रहा और बी डी ये आपस में लंबवत है। तो आपस में क्या रिलेशन है अब देखो,
इस भुजा की बात करें, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये बराबर होता है ए बी का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है ये, यहाँ पे काट है वो लिख दिया मैंने इसको। अब इसकी सामने वाली भुजा देखो, ये वाली इसके सामने, इसमें आएगा ओ सी का स्क्वायर और इधर आएगा ओ डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा सी डी का स्क्वायर। सही है क्या? अगर इन दोनों को जोड़ लें अपन तो आएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये रहा, प्लस ओ डी का स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये आपका एक बन गई है ना। अभी अपन ने ये और ये लिए थे दोनों, अब इसमें भी ये कंसेप्ट है, देखो बी सी का, जब अपन इसको लेंगे तो इन ये दो भुजा काम आ जाएगी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, और इसका लेंगे इसके सामने वाली तो ये आएगा ओ ए का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर। अब जब इनको बराबर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये देखो लेफ्ट हैंड बराबर आ रहा है सबका, ये भी ओ ए, ये इनको बराबर कहें, ये जोड़े हैं, चार जोड़े सॉरी, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब तुम देखो ये लेफ्ट और ये लेफ्ट दोनों का इक्वल है, ये भी इसके बराबर है, ये इसका बराबर है, ये आपस में बराबर, तो ये आपस इक्वल है, तो क्या गया, ए बी का स्क्वायर मतलब इंडायरेक्टली ए बी का स्क्वायर, अरे तेरे सी डी का स्क्वायर, अरे अब तो समोसे खिला दिए इनको यार, अब तो मजा है, अब तो भोग लगा दिया। ये लो कर, कौन सा आ गया, इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इन दोनों बराबर होता है, हमेशा याद रखना, कौन सा आ गया, ए भी कहीं आ गया नहीं। निम्न से गलत कथन चुनिए, एक आयत की भुजाओं के क्रमागत भुजाओं के मध्य बुलाने से एक समचतुर्भुज बनता है। सही है स्टेटमेंट, पहला सही है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदु से मिलाने से आयत, ये भी सही है। अब इसकी क्या पूरी डिटेल बतानी पड़ती है, फिर ये चक्कर पड़ जाता है पूरे तौर में। और एक वर्ग की भुजाओं के क्रमागत बिंदु में मिलाने से एक सम, वैसे तो वर्ग मिलता है लेकिन वर्ग, हर वर्ग भी समचतुर्भुज है, हर वर्ग भी समचतुर्भुज, इसलिए सही हो जाता है ये। और ये एक समलंब चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। जो मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, देखो इसका मिड पॉइंट मिलाओ, इसका मिड पॉइंट मिलाओ, इसका मिड पॉइंट मिलाओ, इसको मिलाओ, ये लो, क्योंकि जब इनको मिलाते हैं ना तो इस डायगोनल का आधा बनता है ये, इसको मिलाते हैं मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट, तो इसका आधा आता है, इसका आधा इधर आता है, तो ये दोनों पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है, तो ये हमेशा क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज, जबकि इसने क्या बता दिया, समचतुर्भुज, ये गलत हो जाएगा। नहीं भी अगर है तो थोड़ा सा थोड़ी पढ़ना, नहीं तो देखो कैसे आएगा, है ना, जो गलत, ए बी सी की भुजा ए सी पर ए बी सी की भुजा ए सी पे कोई बिंदु डी है और पी क्यू एक्स वाई इनके मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट तो पी है, ये पी है, और क्यू है बी सी का, ये क्यू है, बी सी का मिड पॉइंट है, और एक्स है इसका ए डी का मिड पॉइंट है, और वाई है डी सी का,
तो पी एक्स इसका और इसका रेशियो पूछा, तो मैंने क्या एक कंस्ट्रक्शन करा, इसको मिला दिया। ये ए डी का मिड पॉइंट है एक्स, और ये पी इसका मिड पॉइंट है, तो इस भुजा के मिड पॉइंट को इस भुजा के मिड पॉइंट से मिलाते हैं ना ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो इसकी लंबाई आती है ना पी एक्स, वो आती है बी डी बाई 2 आदि। थोड़ा में ये इसके भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु मिलाते हैं, तो तीसरी भुजा के समांतर और आदि होती है पैरेलल। सेम यहाँ पे आ गया, ये इस भुजा का मिड पॉइंट है और ये इस भुजा का इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट, तो ये जो क्यू वाई आएगा इस भुजा का मिड पॉइंट, तो ये इस सामने जो बेस है इसका इस ट्रायंगल का उसके आदि आ जाएगी, क्या आएगी बी डी बाई 2। तो ये दोनों बी डी बाई 2 के बराबर ही आ रही है। इस ट्रायंगल को दबा दो तो ये लेंथ इसकी आदि और ये लेंथ, और पैरेलल भी होती है इसके, तो ये दोनों क्या हुई दोनों, तो ये दोनों जब ये दोनों बराबर है पैरेलल है तो ये भी इसके बराबर ही तो लिखा, तो ये दोनों क्या हो 1:1 आ जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी को दोनों सिरों से बढ़ाया जाता है। तो बी और सी के भाई कौन, इनका योग, ये अल्फा ये बीटा। अच्छा ये आपका एक्चुअल में ऐसे करो आप, ये ए है ये बी है ये सी है ना, तो ये बी एंगल हो गया, तो ये एंगल हो गया पाई माइनस बी, और ये आपका सी है तो ये हो गया पाई माइनस सी, तो पाई माइनस बी प्लस पाई माइनस सी, इनका योग होता ना। अच्छा पाई ए प्लस बी, इस पाई की जगह मैं लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस पाई माइनस सी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो बी और सी तो कट जाएंगे, क्या आ गया पाई प्लस ए आ गया, एक पाई की जगह ए प्लस बी प्लस सी रख दिया, ठीक है, तो पाई प्लस ये हो जाएगा। एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी 10 है ए डी 6 है। ए डी 6 ये 10 है। एक है द्विभाजक, इसका द्विभाजक किया डी सी को ई पे मिलता है और आगे बढ़ाने पर बी सी को मिलता है, यहाँ पर आगे बढ़ाने पर यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे बढ़ाने पर एफ पे मिल जाता है, ये एफ है। तो सी एफ की लंबाई पूछिए, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एक अंतर कोण जेड की शेप है ना। अच्छा ये दोनों ही बराबर है आपस में समद्विभाजक है, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए, अब ये बराबर हो गए तो उनकी भुजाएं भी सामने बराबर हो गए, तो ये भी 6 हो गया, तो इस भुजा के सामने 6 6, तो ये आ गया 4 आ गया, 10 है ना 10 का 4। अब आ जाओ इधर, ये एंगल अच्छा ये देखो ये जाके यूँ जा रहा है ना, ये जाके यूँ जा रहा है और यूँ आ रहा है, यूँ तो जेड ही तो है ये, तो इस डॉट के बराबर ये डॉट हो गया, और ये इसके बराबर सी से ये डॉट हो गया, ये इसके बराबर हो गया क्योंकि ये आपस में बराबर, तो ये भी आपस में बराबर है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो दो भुजाएं बराबर हो जाए, दो कोण बराबर हो तो सामने कोण बराबर तो सामने वाली भुजा भी बराबर हो जाती है।
दो वृत्तों में समान लंबाई के चाप है, त्रिज्या R1 है, A डैश B डैश, ये R2 मान लो। अच्छा, एक एंगल बना रहा 60 और एक बना रहा 75, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता S, तो S बटा R1, और ये भी ऐसी है, चाप बराबर बोल रहा है लेकिन त्रिज्या अलग है, S बटा R2। दो वृत्तों में समान लंबाई के चाप, चाप बराबर है लेकिन ये एंगल अलग अलग बन रहा है, एंगल इसलिए अलग अलग, रेडियस अलग अलग होगी, फिर कुछ ना तो कुछ अलग होगा, यही तो होगा। चाप भी बराबर, त्रिज्या हो रहा तो फिर एंगल ही बराबर हो जाते नहीं। अच्छा, ये एंगल कर रहा है 60 और ये कर रहा है 75। अच्छा, मैं रेशियो में, वैसे तो क्या रेडियन में लिखना पड़ता है इसको, जब मैं डिवाइड करूंगा इसका इसमें तो रेडियन रेडियन कट जाएंगे, मतलब 60 के हिसाब से रेडियन आएगा ना। वैसे इसमें क्या, लेफ्ट में लेफ्ट का डिवाइड करूंगा और राइट में राइट का, तो ये भी अब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ, ये रेडियन में जैसे 100 से होना तो वो कर जाएंगे, इसलिए नहीं लिख रहा। अब इसमें S/R1, S/R2, ये हो गया 60 बटा 75। नहीं तो क्या रेडियन में लिखना पड़ता, कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इसको भी रेडियन से किसी न किसी से गुणा करूंगा, इससे भी गुणा करूंगा तो वो दोनों कट जाएंगे नीचे ऊपर, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। S से S कट गया, तो R2/R1 बराबर 4/5। अच्छा, इसने उल्टा पूछा है, कैसे पूछा, क्योंकि इसने पूछा है, हाँ पहले ऊपर वाला पूछा है ना, तो मैंने ऊपर वाले का लिखा, पहले 60 वाला ही पूछा, लेकिन ये क्या आ गया, R2/R1 आ गया, ये एक्चुअल में दूसरे का रेडियस अपन पहले की रेडियस आ गई, R2 तो दूसरे की मानी है ना, और मुझे निकालनी क्या है, पहले की रेडियस, 60 वाले की रेडियस। हाँ, तो R1/R2 क्या आ गया, 5/4। नहीं, दिए गए चित्र में 30 सेमी लंबी भुजा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये ठीक है, और XY BC के पैरेलल है, ये XY है ना, ये BC के पैरेलल है, और XP, ये जो XP है वाली इसके पैरेलल है, मतलब AC के, ये वाली ये इसके पैरेलल है, और YQ, ये YQ पैरेलल इसकी वाली, मतलब ये भुजा इसके पैरेलल है, ये भुजा इस वाले के पैरेलल है, और ये भुजा इस वाले पैरेलल है। अच्छा, ये देखो, ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 है, और ये भी 60 होगा, तो जब पैरेलल भुजा होता है तो दोनों त्रिभुज समरूपी होते हैं, पैरेलल ही तो कर रहे हो, तो ये 60, ये 60 और ये 60, तो कहने का मतलब ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ना वो 60-60 का बना, और पूरा भी 60-60 का ही है। अब देखो, ये 60 है, अब मुझे ये देखना कि ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल है, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी, क्या होता है कि दो लाइन पैरेलल होती है ना, ये संगत कोण हो जाता है, फिर ये और ये एंगल बराबर हो जाता है ना? ये भी 60, तो ये भी 60 हो गया, ऐसे ही। हाँ, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसकी पैरेलल है, तो ये और ये 60 आ जाएगा, ये 60-60, मतलब ये चार त्रिभुज, छोटा, ये दो छोटे और पूरा, ये 60-60 के बन रहा, सब टोटल ही 60-60 का बन रहा। ठीक है, अब सुनो, ये कह रहा है XY, अब ये 60-60 का है, तो ये भुजा है ना, ये भुजा, ये तीनों भुजा आपस में बराबर रहेगी, तो ये भुजा इसके बराबर होगी नहीं होगी, होगी, और ये भुजा इसके बराबर होगी नहीं होगी, होगी, तो इन दोनों का जोड़, ये टोटल पूरी भुजा तो बता रहे किसने 30, यहां से आता है, ये भी 30 है, और इन तीनों भुजाओं का योग 40 है, तो मेरे को पता चल गया इसका इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इन दोनों टुकड़ों का योग तो 30 ही रहेगा फिर, क्योंकि ये भुजा तो इसके बराबर आ गई और ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो इन दोनों का जोड़ तो इस पूरे के बराबर हो गया ना, ये टुकड़ा इसके बराबर, ये टुकड़ा है, तो और ये 30 हो गया, तो ये टुकड़ा 10 का रह गया, 40 है ये,
मैंने दो का निकाल, दो को तो इसके बराबर कर दिया, इसको करते तो ये 3 टुकड़े में 2 टुकड़े तो बराबर कर दिया, और यहाँ तक का, और ये टोटल 40 है, तो ये भुजा 10 की हो गई, ये 10 की हो गई। अब उल्टा चलो, इधर से भी यही काम करो, ये टुकड़ा इसके बराबर है, तो ये इतना भी समरूप ही तो है, संभव है, और ये भी संभव, तो ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का जोड़ मुझे पता है, तो इन दोनों का जोड़ भी तो 30 ही हो गया, फिर ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, इसका जोड़ टोटल 30 है, तो इन दोनों का जोड़ भी 30 होगा। तो ये कहने को 10, इन तीनों का जोड़ क्या 40 है, तो इन दोनों का जोड़ तो 30 कर दिया, तो ये भी क्या हो गया 10 हो गई। अब 20 की वजह कितनी रह गई, 20 की। अब बताओ, पी की तो पूछा था इसने, नहीं, हाँ, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10 का आ गया, ये 10 का आ गया, और ये समरूप त्रिभुज है, तो ये भी 10 का होगा, और ये भी 10 का, ये सारे 10 के हैं, ये 10 के हैं, तो ये 10 और ये टोटल 30, तो पी क्यू कितना हुआ 20, तो पी क्यू 20 है और एक्स वाई 20 है, अगर एक्स वाई पूछे तो 20, अरे ये टोटल 40 है ना, तो 10 तो इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, तो ये 20 हो गया, और ये टोटल 30 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 10 इसने ले लिया, 10 ले लिया, तो पी क्यू कितना आएगा 10 का आएगा, तो है क्या ऑप्शन में 10। चारों ट्राइंगल जो बने वो समूह बने, और प्रत्येक एक भुजा निकलने से सारी भुजा आ रही है, और अगर तुमसे पूछे एक्स वाई 20 है, हम्म, देखो ये आपका पंचभुज है ये, अब इसके अंदर ये कौन, हाँ बहिष्कोण, इस त्रिभुज को आगे बढ़ा दो, इस भुजा को आगे बढ़ाओ ना, इसको आगे बढ़ा देता है तो ये इसका बहिष्कोण हो जाता है, आगे बढ़ा दो, ऐसे इसको आगे बढ़ा दे तो ये इसका बहिष्कोण हो जाता है, ऐसे इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये इसका बहिष्कोण हो जाता है, और ऐसे इसको बढ़ा देते तो ये बहिष्कोण हो जाता है ये वाला, और ऐसे ये बढ़ा देते तो बहिष्कोण, मतलब कहने का मतलब क्रमागत पंचभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो ये बहिष्कोण तब, और किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों को 360 होता है, चाहे बहुभुजों की संख्या कितनी हो, भुजाओं की संख्या कितनी हो 360 होता है, थ्योरम है ये, भुजाएं चाहिए आपकी 50 हो तो किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 ही होता है, तो ये डॉट डॉट के इसका योग कितना आ गया 360। अब मैं थोड़ा दूसरे डॉट की बात करता हूँ, देखो अब उल्टा चलो, इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इधर मैंने इधर बढ़ाया, अब इधर ले लेता हूँ इधर वाला, तो ये वाला ये है ना, ये बढ़ा दिया आगे इधर, ऐसे ही इधर वाला पहले इधर बढ़ा देता, अब इधर उल्टा उल्टा चलता, पहले क्लॉकवाइज घुमा दिया, अब इधर, अब ये ले लो, इस भुजा को इधर बढ़ा दो, पहले इस भुजा को इधर बढ़ा, इस वाले को इधर बढ़ा, तो ये आ गया, ऐसे इसको, ऐसे इसको, और ऐसे ही इसको, तो ये मैं रेड रेड दिखाया ना, ये भी क्या है भाई, क्या होता है जैसे एक ट्रायंगल में ये होता है ना, या तो तुम सबको ऐसे ऐसे बढ़ा लो, या फिर एक ट्रायंगल में ऐसे ना बढ़ा के उल्टा कर दो, यूं कर दो, ये लो, या तो क्लॉकवाइज बढ़ा दो, तो इन तीनों का योग भी क्या होता है, जैसे इसको बढ़ाया ना, तो ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण, और ये भुजा, एक तो भुजा और एक आगे वाली, हमेशा भुजा और आगे वाली भुजा काम आती है, ये इनका योग भी 360 है, और ऐसे इनका भी योग भी, अगर इसका और इसका करे ना, तो इसका ये भी 360 है, ये भुजा और आगे वाली भुजा 360 ही रहता है, चाहे भुजा कितनी हो। अब ये ना सारे डार्क बना दिए ब्लैक, और सारे रेड, ये सब 360 इधर बना दिए, और ये हो गया 720। अच्छा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल होते हैं, इस ट्राइंगल के 2 एंगल पता लग गए अंदर के मुझे, देखा जाए तो इस ट्राइंगल के 2 एंगल पता लग गए, ये रेड और काला ब्लैक, ऐसे इसका रेड और ब्लैक पता लग गया उधर से, एक बार रेड लिया और एक बार ब्लैक लिया, ऐसे इसका रेड और ब्लैक पता लग गया, तो मतलब इस ट्राइंगल के 2 कोणों को एक पता चल गया, इस ट्राइंगल के 2 का, इसका दो, तो 300, तो 360 और 360 720 हो गए। अच्छा इस त्रिभुज के 180 होता है अंदर, इसका भी 180 होता है, ये भी 180 होता है, ये भी 180 होता है, अंदर अंदर का कोण, तो बचा क्या क्या, ये तो बचा था मेरे का, इन तीनों में ई बचा दिया था मैंने, इसमें ये बचा दिया था, इसमें इसे बचा दिया, तो 5 त्रिभुज हैं, तो 5 × 180 900 टोटल, और 900 में से क्या घटेगा 720 घटेगा बस, क्योंकि 720 बाकी यही तो बच गया वाली, तो 900 में से 720 180 आ जाएगा। अच्छा ये अगर षष्ठभुज भी होता ना,
तो ये कैलकुलेशन तो 720 ही चलती, क्योंकि अगर ये पंचभुज की षष्ठभुज भी होता तो मैं क्लॉकवाइज बढ़ाता तो 360। ये आकर 5 की जगह में 6 भी बना सकता था, स्टार की तरह 6 की जैसे। इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, स्टार की यूं तो ये तो कर रहा है, और क्या ऐसे ये षष्ठभुज से बन गया करती। अब क्या करता है, इसको अगर मैं क्लॉकवाइज चलता तो 360, एंटी क्लॉकवाइज चलता तो 360, तो 720 ही रहता है। ये तो हमेशा 720 ही रहना है, लेकिन ये त्रिभुज 6 हो गया अब। तो त्रिभुज 180 इंटू 6 माइनस 720, तो ये कोणों को योग आ जाता है इनका, इनका जाता है। ये तो 720 ही घटेगा हर बार, पर त्रिभुजों की संख्या इंटू 180 में से 720 घटा दो, बाकी ये शीर्ष के चौंच वाले सारे कोण आ जाएंगे, ये रहेगा बस। लेकिन अपने तो क्या पंचभुज है ना, तो ये 900 आया, और अगर षष्ठभुज है तो 1080 आ जाता है फिर, तो ये 360 हो जाता है, घटेगा 720 हर बार नहीं। अच्छा, कोई बिंदु बाहर है, उससे 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है बाहर से, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर लंबाई की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टीपी, और ये टी, ये लंबाई बराबर है इस पॉइंट से, और इसी पॉइंट से इस वृत्त पे भी खींची है, तो ये और ये बराबर होगी। एक बिंदु बाहर से अगर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है किसी वृत्त, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर लंबाई की आती है। तो इससे करें तो ये दोनों बराबर हुई नहीं हुई, इस बाड़े वृत्त के संदर्भ में बात करें। अब अंत वृत्त के बाद इसकी बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये बराबर हुई, ये तो कॉमन है ना, ये तो ये तो बराबर, तो ये तो क्या हुई, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, क्योंकि इस वृत्त को टच कर रही है दोनों, एक ही पॉइंट से तो चल रही है। तो क्या गया बताओ, तो टी क्यू, तो टी क्यू तो क्या हो गया ये, और टी आर ये रहा, तो 1:1 आ गया ना। ये भुजा इसमें कॉमन ऐसी आ रही है जो इसको भी बराबर करती है और ये इसके बराबर करती है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। ए बी वृत्त का व्यास है और ओ वृत्त का केंद्र है, तो ए पी बी बराबर है ए पी बी। देखो इसको मिलाओ पहले तो, अब इसकी अंदर बात करें तो ये 90 होगा, बता सकते हो क्यों, व्यास, क्योंकि ये 90 होगा, ये हो गया व्यास है, ये व्यास के सापेक्ष, व्यास से अगर किसी परिधि पे अंतरित कोण होता है ना, वो हमेशा 90 होता है ये, तो ये भी 90 होगा इधर वाला, इधर 90, तो इधर वाला एंगल आ गया ये 90। अच्छा, एक चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा परिधि पे अंतरित कोण 71, और इसी चाप द्वारा परिधि आधा होता है, वो सॉरी केंद्र पे कोण का आधा होता है ये, तो ये चाप सी डी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण, और सी डी चाप द्वारा बी पे परिधि पे अंतरित कोण आधा होगा, तो ये एंगल कितना होगा 15.5। चाप कॉमन है, सी डी द्वारा सेंटर पर, सी डी द्वारा ये भी तो सी बी डी, तो सी यही तो आ रहा है, और सी ओ डी, तो सी डी तो है, सी डी द्वारा ऊपर और सी डी द्वारा बी पर, डी पे खत्म करो, सी से लेकर डी पे खत्म हो, लेकिन ये परिधि पे हो गया, हमेशा आधा होता है। अब ये एंगल 90 हो गया इधर वाला, तो ये 90 अंदर का, तो 90 कोई स्ट्रेट लाइन ही तो है ये सीधी, तो ये 90 और ये 15.5, इस एंगल को देख लो कितना बचेगा बस, इसमें ये दो, ये एंगल पता लग गया, ये पता तो बचेगा 74.5, क्योंकि ये 90 है, तो इन दोनों को जोड़ भी तो 90 होगा। देखो इसमें क्या करा है इसने, ये बी है ना, ये दोनों 90-90 के, ए बी सी और डी, ये दोनों एंगल 90 के, अब ये जरूर नहीं 90, इन दोनों का जोड़ 90 होगा और 180 होगा, ये नहीं कि ये दोनों बराबर हो जाए, दो 90 के, बी और डी 90, तो सी डी स्क्वायर माइनस सी बी के स्क्वायर का मान क्या होगा, सी डी के स्क्वायर। अगर मैं यो मिला दूं इसको, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 90 डिग्री राइट एंगल, तो क्या आ गया देखो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, और इस ए सी को स्क्वायर को स्क्वायर भी कर दो,
90, ये भी तो 90 कड़ी तो है, तो क्या लिखेंगे, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। भाई ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये जो कर्ण है ये तो दोनों के लिए एक ही है, इक्वल कर दिया। अब बराबर करो उसको, इसको लेकर देखो क्या रहा, सी डी का स्क्वायर माइनस बी सी, इसको इधर ले जाओ, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर को उधर भेज दिया और ए डी का स्क्वायर आ गया। अब देख लो क्या रहा, सी डी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर किसको आ रहा है, देखो ए बी का स्क्वायर माइनस दूसरा आ गया, ये तो आ रहा, पक्षांतरण किया बस खाली, एक टुकड़े एक को इधर भेजा, अपने आप सामने आ रहा। किसी घन भुजा के n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, जो भुजा को अपन वर्ग कर देते हैं ना, तो शेषफल भी वर्ग हो जाता है, दुगना कर देता है ना, तो वो शेषफल भी दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे n क्यू करा है, तो शेषफल भी 2 का क्यू 8 हो गया। लेकिन ये रिमाइंडर है ना, जिससे भाग से जाता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा तो फिर वापिस उसका भाग देना पड़ेगा आपको। भाई कर तो लो शेषफल, लेकिन वो शेषफल जिसका भाग दे उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वापिस भाग चल जाएगा इसमें। अब इसमें भाग किसका दे रहे हो आप, 3 का, तो 2 आ जाएगा शेषफल। किसी संख्या को जितने गुना करते हैं ना, तो शेषफल ही उतने गुना हो जाता है, लेकिन वो शेषफल उस संख्या का भाग दे उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेषफल कभी ज्यादा थोड़ी होता है, वो ज्यादा है तो फिर भाग देकर नया शेषफल निकाल लो। 8 हो गया, तो एन क्यूब क्यूब है तो क्यूब कर लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, दुगना तो दुगना कर लो। एक वृत्त प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेमी और ए बी सी डी उभयनिष्ठ, देखो सी डी तो ये टच कर रही है यहाँ तक, उभयनिष्ठ स्पर्श, और एक भी यहाँ से टच कर रही है, ठीक, और ए बी, तो सी डी स्पर्श रेखा हो गई, और ए से लेकर बी तक की स्पर्श रेखा हो गई। तो सी डी बराबर 24 है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, अच्छा ए बी की जो लंबाई होगी ना, वो इसके सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी बराबर ही होगी, ये दो बराबर बराबर त्रिज्या के, तो यहाँ पे स्पर्श करवा दो, और सेंटर टू सेंटर दूरी बराबर बराबर होती है लंबाई, ये तो पता है ना, दोनों रेडियस बराबर हो तो सेंटर, तो अपन ये निकाल लें या ये निकाल लें, एक ही बात है। अब इसको मिला दो, देखो यहाँ से जहाँ पे स्पर्श कर रहा है ना, तो यह स्पर्श बिंदु से हमेशा ये 5 है, ये भी 5 है, 90 डिग्री बनता है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पे अवलंब होती है 5, ये एंगल दोनों बराबर है, ये 90 है, तो तीसरा ही बराबर होगा, और एक भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज है ना बिल्कुल समरूप है फिर अंदर का। अच्छा ये भुजा क्या है, टोटल सी डी कितनी देर की है 24, तो ये 12 हो गई, बराबर है दोनों, तो 12 5 तो ये 13 हो गई, 90 डिग्री, ये 13 हो गई, ऐसे ये 12 5 90 डिग्री, ये 13, और 13 13 यहाँ से तक की दूरी, तो 26 ए बी 26, मैंने बताया ये और ये बराबर 26, इसकी सहायता से ये निकाल लिया, इसकी सहायता से निकाल, ये जो निकाला मैंने वो ऊपर पहुंचा दिया। दी गई आकृति में डी एच और एच जी, डी एच 3:1 और ई जी और जी एफ ये 1:2, तो डी आई ये लंबाई पूछी, यहां से तक की लंबाई, और आई से एफ एक संरचना करनी पड़ेगी आपको, जी से ई आई के पहला लाइन खींचो, जी से ई आई के समांतर, ये वाली जी से ई आई के समांतर, और ये मान लो अपना एच आई जे मान लो, चलो समांतर जी जे खींचा, जी जे लिख देना कोई दिक्कत। अब देखो ये इसके पहले ही खींची मैंने, तो ये क्या हो, ये ट्रायंगल की बात करें,
ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इसके पैरेलल है। तो क्या होता है जब पैरेलल लाइन काटती है ना, तो ये इसका रेशियो और इसका रेशियो वही होता है जो इसका रेशियो और इसका रेशियो होता है। तो ये लंबाई हो जाएगी 3x, ये हो जाएगी x, क्योंकि 3:1 है, 3 1, तो ये 3x और ये x रेशियो हो रहा कर दिया। अब अपने इस लाइन को देखो, इसको ये ग्रीन कलर बनाया बनो, ये तो अभी इसके पहले ही चल रही है ना। अब इस भुजा के समांतर, इस भुजा 1:2 है, ये 1:2 है। एक मिनट में इस लाइन को हटा देता हूँ एक बार, ये लो, ये ग्रीन में देखो, ये 1:2 है और ये इसके पैरेलल है। तो सामने वाली भुजा को भी 1:2 में, इस 1:2 में, तो 1:2 में काटेगा इसको, ये लाइन इसके पहले। तो ये x है ना, ये एक की जगह x आ गया, तो ये कितना होगा 2x हो गया, 1:2 1:2। मतलब पहले तो मैंने इसके रेशियो 3:1 के हिसाब से 3x x कर दिया, और आपके 1:2 की जगह x, और ये जब मैं x लिख चुका तो मुझे 2x ही लिखना पड़ेगा मजबूरी। अब टोटल लेंथ देख लो, यहाँ से लंबाई कितनी, डी से लंबाई 3x, और ये लंबाई x और 2x, आई एफ हो गया ना, ये आई से लेकर एफ तक आई एफ की लंबाई, मतलब ये दोनों जोड़ आएगा आई एफ तब आएगा। तो 3x और 3x 1:1 हो गया। दिए गए चित्र में 3 वृत्त जिनकी त्रिज्या समान है, और त्रिज्या का मान है 20, और केंद्र पी क्यू आर, ए बी बराबर 5, ए बी बीच का, और सी डी बराबर 10, मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला है इसके अंदर ए बी, ये 5 है। ऐसे ही इसके अंदर ये वाला वृत्त, ये वृत्त करता है ना, ये दो वृत्त के बीच में ये सी डी 10 है, और ई एफ ये रहा ऊपर वाला, ये और ये वाला है ना, ई से एफ, ये वाला पोर्शन है। मतलब दो वृत्त आपस में जहाँ काटते हैं ना, ये वाला पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन दे रखा है इसने सारे वन। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अब देखो ए बी कितना दे रखा है, ये भी 5 दे रखा है ना, और त्रिज्या 20 है। तो अपन क्या करें, या इसमें से ए बी में से पी ए निकाल सकते हैं इसकी सहायता से, क्योंकि पी से लेकर बी तक की दूरी कितनी है 20, और 20 में से मैं ये घटा दूं ए बी, तो मेरे पास पी ए की लेंथ आ जाएगी। तो पी ए की लेंथ कितनी आएगी 15। अब उल्टा चलो, इस आर से ए की दूरी कितनी है, ये भी तो रेडियस है, आर से लेकर ए तक की रेडियस तो माना 20, और 20 में से ये 5 घटा दे, 5 ही तो ए बी 15, ठीक है। तो मैंने ये पी ए निकाल लिया, इधर से पी आर निकाल ली, अब ये 20 का जोड़ दो 5, कितना आ गया 35, तीनों बुझा गई। अब इसी तरह से इधर चलो, इस सी डी में देखो, अब दोबारा देख लो, यहाँ बताओ ये डी से इस परिधि से आर तक की दूरी कितनी है, अरे इस डी से ये है ना, ये डी से लेकर आर तक की दूरी 20 ही तो है, रेडियस तो सभी सेम ही है 20 ही है सर हर, और डी सी में से सी डी घटा दूँ इतना सा टुकड़ा, तो ये टुकड़ा आ जाएगा इतना सा, ये कितना देगा सी डी कितना दिया 10, तो 10 आ गया, बाकी बच गया 10। अब उल्टा चल, इधर से चल, यहाँ से क्यू से लेकर सी तक की दूरी 20, और ये सी डी घटा दूँ 10, तो बाकी बच गया 10, और 20 का टुकड़ा और जोड़ दे भाई, ये टुकड़ा ले लिया, ये टुकड़ा ले लिया, ये टुकड़ा ले लिया, परिमाप के लिए तो 3 भुजा चाहिए ना, ये 10 हो गया, टोटल 30 हो गया। आगे अब आ जाओ इधर, इस वाले में यहाँ से पी से लेकर क्यू तक की बात करें, तो पी से लेकर ई, पी से ई तो रेडियस है, रेडियस में से ई अब घटा दे इतना सा टुकड़ा, ये आ जाएगा कितना है, ये दूरी कितनी देर की थी इसने 12, तो ये 20 में से 12 घटा तो ये कितना हो गया 8। ऐसे सेम उल्टा चला दे, यहाँ से क्यू से ई एफ, वही यहाँ से आता है 20, और 20 में से मैंने ये घटा दे 20 का टुकड़ा 12, तो ये 8, और 20 का टुकड़ा और जोड़ दे इसके अंदर, पूरी लेंथ देगी, ये कितना हो गया 12, टोटल कितनी हो गई 28। अब तीनों को ऐड कर दे 93, परिमाप है तीनों बजा। एक आइडिया दे दे फिर दोबारा देख लेना।
नहीं, एक बार आइडिया दे दे करना क्या है। दिए गए आकृति में पी क्यू एक थ्योरम होती है। ये स्पर्श रेखा किसी चाप द्वारा केंद्र, इसको आगे बढ़ा दिया अल्फा, तो किसी चाप द्वारा इसको स्पर्श रेखा के साथ बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पे बने कोण के बराबर होता है। ये और ये दोनों बराबर होते हैं। किसी चाप द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण उसी चाप द्वारा, हाँ किसी जीवा द्वारा, जीवा के लो, जीवा द्वारा किसी बड़ा वो उसी केंद्र पर अंतिम कोण बराबर होता है। ये थ्योरम कर दिया, ये काम आई। देखो अगर अपन इस 55 की बात करें तो किस ये जीवा होगी। अच्छा गलती कर दिया अपने, गलत नहीं से ये था, ये एक्चुअली ये थ्योरम है। किसी जीवा द्वारा ये शेष परिधि पे बने अंतरित कोण ये बराबर होता है ये अल्फा अल्फा, ये होता है। ठीक है, ठीक है। किसी जीवा द्वारा स्पर्श के साथ बना कोण उसी जीवा द्वारा शेष परिधि पे अंतरित कोण के बराबर होता है, ये होता है थ्योरम। केंद्र पर नहीं, परिधि पर। अब आ जाओ इधर, ये 55 है ना, ये 55 ये मैंने चाप ले लिया सीडी, सीडी द्वारा ही तो ये, जैसे इसके द्वारा ये अल्फा बना, ऐसे इसके द्वारा एल एन के द्वारा क्या बना 55। तो इधर मतलब इसका देखना पड़ेगा, ये कितना होगा 55 और ये 55 होगा। और अच्छा बाहर से जो अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, दोनों स्पर्श रेखा बराबर लंबाई की आती है इस पॉइंट से, इसके विद रेस्पेक्ट टू एल एन, तो ये भी 55 हो गया। तो ये कितना हो गया बाकी पी बताओ 70, तो पी तो 70 हो गया। तो पी 70 है क्या कोई ऑप्शन में? ऑप्शन अब दूसरा ही बता देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, ये 50 की बात करते हैं, देखो ठीक है, ये रहा 50, इस चाप द्वारा है तो आ रहा है 50, ये तो यही पा इसके द्वारा सामने तो ये चाप की, तो ये मतलब ये कितना होगा 50, यही तो 50 बोला मैंने उधर, यही 50, क्योंकि किसी पॉइंट से दोनों बराबर होती है 50 50, तो ये कितना हो गया 80, तो क्यू आपका 80 होगा। अब दो एंगल पता चल गया, ये 70 पता चल गया, 80 पता चल गया, तो आर कौन ले लेगा 30 ही तो लेगा। अब देख लो उत्तर क्या है। बाकी तो उत्तर तो मेरा पहली बार में आ गया था, लेकिन मैंने उसको भी चेक करके बता दिया। दो संख्याओं का योग अल्फा प्लस बीटा 40 और ये अल्फा बीटा 375, उनका व्युत्क्रम ये पूछा 1 अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा, भाग दे दो इसमें दोनों में, ये अलग अलग करोगे तो ये 1/बीटा आ जाएगा, ये 1/अल्फा हो जाएगा। इधर 40/375 कर दो, काट लो किसी से कट रहा हो तो, 5 से कट रहा 8 और ये कितनी बार 75 है ना, पहला आ गया, दोनों का जोड़ आ गया, दोनों गुणा आ गया। रे उल्टा पूछा तो इसमें इसका भाग देखो तो 1/बीटा आ जाएगा, 1/अल्फा आ जाएगा, इधर भाग दे दो। एक बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 71 72 81 भाग देने पर शेषफल देखो, ऐसा तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो अगर मैं 20 लेता हूँ, 20 में 61 का भाग देता हूँ तो एक शेषफल आता है। अब 20 के अंदर मैं 72 में भाग देता हूँ तो शेषफल नहीं आ रहा, 12 आता है। 20 से 60 12, तो 12 थोड़ी है। आ जाओ 15, 15 चौके 60 एक शेषफल, और 15 में 75 72 में भाग देता हूँ तो 15 चौके 60, फिर 12 72, 12 थोड़ी है। अब 12 पे आ जाओ, 12 12 60 एक शेषफल, और ये हो गया बेहतर, शेषफल 0 है ही नहीं, शेषफल जबकि तो 2 चाहिए, तो ये भी गलत होगा। अब 10 का देख, एक आ गया 10 70 और 80 3 आ रहा है ना, ऑप्शन से कर लो, तीनों चेक करके तो। अच्छा महत्तम, अब वो महत्तम क्या होता है, तीनों में कॉमन होता है, तीनों में। तो सबसे पहले तो 6, इसमें 18 6,
तो 6 आ गया। इधर से एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तीनों में कॉमन और सबसे छोटी घात, ये ध्यान ना, तीनों में कॉमन होने से सबसे छोटी घात बड़ी, नहीं एलसीएम नहीं निकाल रहे मैं तब। हाँ हाँ, तो सबसे छोटी घात और एक्स, और तीनों में भी कॉमन होने से, ये एक्स है, इधर एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर, एक्स आ गया ना। अच्छा इधर एक्स माइनस वाई है, इधर भी एक्स माइनस वाई है, उधर एक्स माइनस, तो सबसे छोटी घात, बस ये उत्तर आएगा। और कोई सा कॉमन दो में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा नहीं। देखो ये हो गया पाई माइनस बी, और ये हो गया पाई माइनस ए, अरे टोटल 180 तो होता है। अब चारों को जोड़ ले, वाई प्लस पाई माइनस ए प्लस एक्स प्लस पाई माइनस बी बराबर 2 पाई। तो पाई पाई कैंसिल, तो क्या गया, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी। कौन सा आ गया, चार अंतिम कौन निकाल के उनसे चार उत्तर। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट है ना, ये सी से डी की लंबाई सी से ए सी की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि बाहर बिंदु सी है तो स्पर्शरेखा बराबर लंबाई की होती है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये सी से डी की लंबाई ए सी के बराबर होगी, और सी से डी की लंबाई सी बी के बराबर होगी, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है जो दोनों पे ये स्पर्शरेखा ऐसी है ना, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है सी के हिसाब से, तो ए सी और बराबर सी बी दोनों बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, डी सी के बराबर। अब पूछा क्या, सी डी कितना देर का, 6, तो ये तो 6 हो गया, तो ये दोनों 6 अब पूछा क्या, ए बी, तो ए से सी और सी से बी जोड़ लो, 6 + 6 12 हो गया। भाई ये बिंदु सी से दो स्पर्शरेखा इधर है उधर खींचती, इसी बिंदु दोनों 12। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष 21 और 28 प्राप्त होता है। मतलब 33 का भाग दिया, एक से 21 आया शेषफल, दूसरे से 28 आया, दोनों संख्याओं को जोड़ दे। अब मैंने कहा ना दोनों संख्याओं को जोड़ दो शेषफल भी जुड़ जाते हैं, तो शेषफल दोनों कितने हो गए, 21 + 28 49। लेकिन मैंने कहा जो संख्या बने, जिस संख्या का भाग दें उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो दोबारा भाग दो उसके अंदर रिमाइंडर। लेकिन ये 33 का भाग दे रहे हो, तो 33 का भाग देने से रिमाइंडर कितना आएगा, 16 आ जाएगा पूरा बजा। मैंने कहा जोड़ तो लो, लेकिन उस संख्या से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा तो फिर वापस शेषफल तो जुड़ जाएगा, 16 आ जाएगा। ज़्यादा जाते फिर 33 को भाग दे दो, फिर नया रिमाइंडर निकालो। 2 4 6 8 12 गुणा करने पर, तो 2 × 4 × 6 × 8 ऐसा करोगे ना, तो अपन को 2 और 5 के पेयर बना देता है, 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो की उत्पत्ति कर देता है। 2 और 5 के, अगर जैसे 2 के 10 पेयर हैं, 10 है, 2 बुरा 10, और 5 के 3 है, तो 3 ही बनेंगे। 2 और 5 के कॉमन बनाना पड़ेगा, तो छोटा हो, लेकिन इसमें 2 के तो बहुत सारे बन जाएंगे। अच्छा इसमें क्या है, इसको 2 × 1 लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, ये आ रहा 2 × 3 2 × 2। अब देखो कहने का मतलब ये 2 2 हर बार आएगा, यहाँ 2 × 100 आ जाएगा, तो ये 100 संख्या है, तो 2 की पावर 100 तो ये हो गया। सबसे मैंने 2 2 बाहर निकाला, और अंदर बचेगा 1 × 2 × 3 × 4 × और लास्ट 100, ये हो गया। 2 × 1 2 ले लिया, इसका 2 ले लिया, 2 × 2 इसका 2 ले लिया, इसका 2 × 2 2 2 2 बाहर निकालो गुणा में, ठीक है। अब इसमें 5 देख लो, क्योंकि 2 के तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अब 5 एक मिलेगा, 5 मिलेगा, एक 10 मिलेगा, ये सब 5 5 देंगे सब, 5 मिलेगा, 15 10 मिलेगा, 15। लेकिन इसके अंदर क्या है, 4 संख्या ऐसी है जो 2 5 देगी। एक तो 25, 25 वाली संख्या कितनी देगी, 5 × 5, एक देगी 50, ठीक है, × 2 2 तो चलो कोई मतलब नहीं है, 5 5 ही देखना, 75 और एक 100। तो कहने का मतलब जब अपन 1 से 5 10 है, तो 20 तो वैसे मिलते, 5 5 10,
लेकिन 4 ऐसी संख्या ऐसी हैं जो 2 5 दे रही हैं, तो 4 और जुड़ गए, 2 1 1 एक्स्ट्रा दे रही हैं, तो टोटल मतलब टोटल अगर इसको करें ना तो 5 की पावर मिल रहा है 24 इंटू 2 की पावर तो पता नहीं कितने मिल रहे हैं, 24 से ज़्यादा। और 2 और 5 का एक जोड़ा एक जीरो बनाता है, 2 और 5 का एक जोड़ा, तो कितने जो 24 ही तो बनेंगे, 5 से 3 जो छोटे हैं उतने ही जोड़े बनते हैं फिर, तो 24 जीरो बनेंगे। अब इसमें क्या है, इन दोनों का गुणा कितना, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, जिनको गुणा कर रहे हैं ना इनका अंतर कितना है, तो 200 ऐड कर दो, 1/2, 2 इंटू 3 इंटू 5, जिनको गुणा किया है ना मैंने उसी का डिफरेंस सेट करना ऊपर, क्यों किया इसलिए मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। और यहाँ पे 2 इंटू ये आ गया, 2 से भाग दे दिया, तो अब इससे फायदा ये होता है कि इनको अपन ऐसे कर सकते हैं, 1/1 माइनस 1/3, इसको करोगे ना तो 1/3 माइनस 1/5 कर लो एलसीएम देखो, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब इन दोनों का अंतर ऊपर सेट है। एलसीएम की तरफ 3 इंटू 5, 5 माइनस 3 2 ही तो आ रहा है, ऐसे ही दो, तो इन दोनों का अंतर है ना ऊपर, तो 1/5 मतलब ये होता है फॉर्मूला, m माइनस n, m इंटू एन, जिनको गुणा किया उसका डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसका आएगा 1/n माइनस 1/m, अलग अलग कर सकते हो। अब ये इसको जोड़ोगे, बीच में प्लस लग रहा है ये, तो ये कैंसिल हो रहे हैं सारे, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो लास्ट में संख्या ये मतलब लास्ट में वाला पेयर बचेगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1/2 इसका पहला, और लास्ट वाला उसका कितना आएगा 1/13, तो 1/2 और ये 13 आ जाएगा, 13 माइनस 1 ये हो जाएगा 6/13, 12 12 तो काट दिए, 6/13 आ जाएगा। इकाई अंक, अच्छा इसका इकाई अंक तो 0 आएगा, इसका इकाई अंक 1 आएगा, इसका 4 आएगा, और इसका 9 आएगा, लास्ट की संख्या 9 को, तो 9 10 4, फिर इकाई अंक 4 आ जाएगा, फिर जोड़ लो इकाई इकाई को करो। लघुत्तम होता है ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएफ, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 20, और नीचे का एचसीएफ 3, ये होगा 63/99, और 33/37/99 कितना आ गया, दो बाहर हटा दो, बाहर के 2 9 लगा देते हैं इसके अंदर, 100/99। एक आध तो सरल भी देने पड़ते हैं, 3 4 5 6 8 से वाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, इन सब का तो भाग जाना चाहिए, और पूर्ण वर्ग भी होने चाहिए, ये सवाल उसमें आया था, अरे रीट में नहीं, रीट में तो पता नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जो होते हैं ना जूनियर अकाउंटेंट की, उसमें आया था इस बार, जूनियर, इसका एलसीएम निकालो, फिर पूर्ण वर्ग भी सेट करेंगे, देखो इसका 2 का भाग जाएगा तो 3 5 3 4, फिर 2 लो, फिर 3 लो, फिर 5 लो, ठीक है। इसका जो एलसीएम है ना वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सही है। ये वो संख्या है सबसे छोटी से छोटी संख्या
जिनमें इन सबका भाग जाता है। लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है कि पूर्ण वर्ग होता है जिसमें पेयर मिलते हैं दो दो के। जो 4 पूर्ण वर्ग है 2 इंटू 2 9 है 3। अब इनको पेयर और कर लो, जो जो बचे उनको और गुणा कर लो। तो 2 इंटू 2 का तो पेयर मिल गया, 1 2 बच गया। और पूर्ण वर्ग भी तो सेट करो भैया, तो 2 और से गुणा कर इसको, जिसे इसका पेयर पूरा आ जाए। इसको फिर 3 से और गुणा कर ले, और इससे 5 से, तो ये टोटल आ गया। यहाँ तक तो एलसीएम है, और इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए मुझे दो दो के जोड़े बनाने पड़े सारे। अब क्या आता है देखो ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजा 120 इंटू ये गुणा किया 2 3 6, 6 पंजा 30, भारतीय 36 00 3600 आएगा। सवाल एलसीएम का नहीं था, सवाल एलसीएम के साथ पूर्ण वर्ग का भी था। चलो चलो। अब यहाँ पे देखो ए का जो रूट आएगा ना ये, अब ये इसको तोड़ लो, इसको ये 2ab होता है हमेशा हमेशा। तो इसको तोड़ो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3। ये देखो ये 2 और 2 √3, एक 2 हो गया, √3 हो गया। अब ये कितना हो गया, 2 ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो हो गया ना 7 टोटल। तो ये हो गया आपका 2 माइनस √3 का स्क्वायर। लेकिन मेरे को रूट निकालना है इसका, ये तो a है, ये तो a है नहीं, तो a की पावर हाफ बराबर 1/2 और कर दो इसका, 2 माइनस √3, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है ये, तो इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं a हाफ प्लस a की पावर हाफ, ऐसे भी तो लिख सकते हो जो निकालना है, नीचे लेके घात को। तो इसका मान तो हो गया कितना, 2 माइनस √3, और इसको नीचे लिख लो, परमेकंड कर लो उसका, तो इसका मान 1 हो जाएगा नीचे, परमेकंड कर लिया जा। और ये 2 दूनी 4 माइनस 3 1, तो ऊपर तो आ रहा 2 माइनस √3, और ये कितना आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, कितना गया 4 आ गया। नहीं इसके अगर फैक्टर करें, देखो ये 0 नहीं है इसमें, ये कंडीशन है इसमें, x प्लस 1/x मतलब a³ प्लस b³ का फैक्टर है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये तो a प्लस बी हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब ये तो 0 है नहीं, अगले ने कह दिया, खुद ने बोला 0 नहीं है, तो इसको 0 करने के लिए इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 0 रहा होगा, ये तो 0 बनेगा। 0 करने के लिए या तो ये 0 या पूरे एक फैक्टर 0, तो ये 0 होगा। और इससे इसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें पूर्ण वर्ग, क्योंकि अपन को वैल्यू निकालनी इसकी, ये एक्चुअल में क्या है 4, तो अपन 2 2 जोड़ दें इधर, 1 प्लस 2, तो ऑलरेडी ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया भैया बराबर 3। अब इसी का स्क्वायर फिर कर दो वापस, इसको तो इसकी कंडीशन ही आएगी, ये तो बनेगा नहीं, इसको ही 0 करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, इधर 3 का स्क्वायर कर दो, तो ये तो बन गया x प्लस 1/x की पावर 4, और ये हो जाएगा 9 आ जाएगा। नहीं देखो इसको लिखो 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्या किया मैंने बताओ, 2 पूर्ण वर्ग बना दिए इसके अंदर, 5x स्क्वायर को तोड़ लिया, 4x स्क्वायर, एक x स्क्वायर मैंने इसको दे दिया, तो ये हो गया 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, तो 2 वर्ग हो और बीच में प्लस हो तो अकेले अकेले को 0 करना पड़ता, नहीं तो 0 होते ही नहीं है। तो इससे आगे x माइनस 1 बराबर 0,
एक तो ये सोल्यूशन आ गया, और इसको सोल्व करो 2x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 2x, और x की वैल्यू कितनी है 1, तो y बराबर कितना हो गया 2 इंटू 1, 2 आ गया। तो x की वैल्यू तो आ गई 1 और y की वैल्यू 2, और पूछा क्या x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हुआ 3। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो आता है ना बीच में प्लस, तो इसको भी जीरो अकेला करना पड़ता है और इसको भी जीरो करना पड़ता है, तब जाके होता है, दोनों होने चाहिए जीरो तब जीरो। और अगर ए भी बराबर जीरो आता है तो ए जीरो कर दो, अथवा अथवा लगा गुणा किसी को एक को जीरो कर दो। इसका सोल्यूशन तो ये होता है, ये तो ये कर दो, और इसका सोल्यूशन होता है ये दोनों को जीरो करना पड़ता है, एक से काम नहीं चलता, दोनों को जीरो करना पड़ता है, तब जाकर वो जीरो होता है। ये तो एक संख्या आ जाएगी, इसमें तो एक को मारते ही पूरा मर जाता है, क्यों गुणा है ये। ठीक है, इसलिए मेरे को इसको भी अकेले को जीरो करना पड़ेगा, इसको भी जीरो, इससे काम नहीं चलेगा, अकेले से काम नहीं चलेगा। इससे वाई की वैल्यू आ गई, इससे एक्स की, दोनों को ऐड कर लो। इस वाई प्लस जेड की जगह मैं माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसे ही वाई स्क्वायर इस जेड प्लस एक्स की जगह देखो, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, है ना, प्लस 3xyz बराबर 0। अब इधर ले जाओ इसको, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इधर ले गए सबको, माइनस 3xyz। एक मिनट या सॉरी ये नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, इस अंदर ये जब x प्लस वाई प्लस जेड होता है ना, जब जीरो होता है तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, ये होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होते हैं फैक्टर इसके। लेकिन ये जीरो है तो इसके फैक्टर ये जीरो होने से ही पूरा जीरो हो जाता है, इसकी वैल्यू जब ये जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि इसके फैक्टर ये होते हैं, और इसके अंदर ये जीरो रखते ही पूरा बन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, इसको माइनस को तो छुपा लो एक बार, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो जीरो माइनस जीरो, तो जीरो हो गया ना पूरा। और अगर तुम फिर भी नहीं हो ना, वैल्यू रख के देख लो, वैल्यू मान लो, जैसे एक्स बराबर एक ले लिया, वाई बराबर जीरो ले ले, एक ले ले, चलो जेड बराबर माइनस 2 ले पुटिंग कर ले, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, एक्स बराबर एक वाई बराबर एक जेड माइनस 2 हो गया जीरो, इसमें रख दो, क्योंकि ऑप्शन में एक्स वाई जेड तो है नहीं, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई के हिसाब से पुटिंग कर ले, उन्हीं को याद रख दे, कोई कहीं ज़्यादा गुणनखंड करने में दिक्कत आए ना तो ये कर लिया करो। देखो इस एक्स वाई जेड का मान अपन रखे हैं, इसका मान क्या है, ए का मान, नहीं ये सही, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी इसको ही रखो, एक्स की जगह रखो ए स्क्वायर माइनस बी सी, वाई का मान बी स्क्वायर माइनस सी है, और इसका मान, तो ये देखो ऊपर और नीचे ए एक्स की जगह, और नीचे ऊपर नीचे सेम आ जाएंगे सारा, बी वाई की जगह बी स्क्वायर माइनस सी ए, और सी जेड की जगह, और देखो ऊपर क्या आ रहा है, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या करा मैंने, इन तीनों को जोड़ना है ना, ये ब्रैकेट है ना भाई, एक्स की जगह ये आ गया, वाई की जगह आ गया ना, ये तो है, ये थोड़ी गुणा है, ये अकेला गुणा नहीं है, ये पूरा जोड़ना है, तो ये ऊपर तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और नीचे क्या आएगा ए क्यू
माइनस ए बी सी, बी क्यू माइनस ए बी सी, सी क्यू माइनस ए बी सी, ये 3 ABC हो गया। और इनका गुणा क्या होता है? तो बराबरी तो है, यही होता है, तो 1 आ गया। इसी के तो फैक्टर है ऊपर ये। है वैल्यू पुटिंग, और पुटिंग करना चाहो तो एक्स की वैल्यू करो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और क्या। अरे करने को तो कर लो, लेकिन ये तो थोड़ा बड़ा, मेरे को तो ज़्यादा इजी लग रहा है। किसी समांतर चतुर्भुज के कोणों से समद्विभाजक से बनने वाली आकृति। अच्छा समांतर चतुर्भुज है तो देखो, कोई सी मान लो 120 120, कोई मान लिया 60 60 ले लें, कोई भी दिक्कत है डाटा ले लेना, क्या दिक्कत। अब इसका अर्धक किया, इसका अर्धक किया, इसका अर्धक किया और इसका अर्धक किया, ये तो है ये। अब इसका अर्धक कर देते 30 हो गया ये, है ना। और इसका अर्धक किया तो ये 60 हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात करें, ये 30 जा रहा है, इधर 60 जा रहा है, 90 हो गया, ये 90 सेट हो गया। अच्छा इसका अर्धक किया तो 60, इसका अर्धक किया तो 30, और ये दोनों किया तो ये 90, 2 90 तो पैदा हो गए। अब देखो ये आपका 30 है, ये 60 है, तो ये 90 होगा इस ट्रायंगल में, तो ये 90 आ गया शीर्ष मुख की सहायता से। ये आपका 60, इधर वाला 30, ये कितना और 90, तो ये 90 हो गया शीर्ष मुख। तो कौन सा आ गया? वर्ग पे टिक मत करना, हर वर्ग भी होता है लेकिन हाँ आयत, पहले आयत पे टिक करना, चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो फिर मैं वर्ग पे टिक करूंगा, आयत आ गया ना। ठीक है, चलो अगले पेपर की तैयारी करो, इस पेपर में कोई गड़बड़ हो तो दोबारा देखो घर जाकर। ठीक है, जो पकड़ में आ गई गलती, चलो। और राजकुमार भाई अब अगली बार आएगा नहीं आएगा? अरे वाह यार।